प्रशांत, इस पूरे कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जानबूझकर जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा ने पब्लिसिटी के लिए ऐसी टी-शर्ट पहनी, जानबूझकर चिढ़ाने के लिए पहना उन्होंने पीएसएस की टी-शर्ट, और अब राइट विंग ट्रोल सिस्टम उसको समझ रहा है कि इस पर आरएसएस की तौहीन की, आरएसएस की बेइज्जती। देखिए, मुझे लगता है कि कुणाल कामरा को पब्लिसिटी के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुणाल कामरा इज पॉपुलर इनफ, नॉट ओनली इन इंडिया पर ग्लोबली। कुणाल कामरा कॉमेडी या सटायर की इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। और मुझे लगता है कि एक कॉमेडियन का काम ही यही होता है कि वो हमेशा ऐसे लोगों का मजाक बनाए, ऐसे लोगों पर सटायर करे जो पावरफुल लोग हैं। वरना हमने बहुत सारे कॉमेडियंस को देखा है जो रिक्शे वाले, पानीपुरी वाले, मजदूर, किसी की बॉडी शेमिंग, किसी की बीवियों पर जोक, शहर की बीवी और गांव की बीवी कैसी होती है, इस पर बहुत सारे जोक्स हम देखते रहे हैं बचपन से टेलीविजन पर कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस एक तरीके के पॉलिटिकल सटायर करके ये बताते हैं कि कॉमेडियंस का क्या काम रहा है। और ये आज से नहीं रहा है, ये बहुत सालों से रहा है कि एक व्यंग करने का एक परंपरा हमेशा रही है। और डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत हेल्दी चीज है, क्योंकि जहां पत्रकार और ऑपोजिशन को पर किस तरीके की नकेल कसी जाती है, तो एक तरीके से कॉमेडियन का ये काम बन जाता है। और रहा सवाल जो इनसिक्योरिटीज आरएसएस के अंदर, आरएसएस एक तरफ कहता है कि उसके पास करोड़ों लोगों की मेंबरशिप है, उसके बाद वो एक पोस्ट से इतना आहत हो जाता है कि वो एफआईआर करने की धमकी दे रहा है। मतलब आपने ये बता दिया कि जो पुलिस है, न्याय प्रणाली है, वो आपका गुलाम है। आप उसका इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए करेंगे, लोगों की आवाज को मिटाने के लिए करेंगे, तो इससे साबित नहीं होता। और पहली बात तो आरएसएस को अगर इससे आपत्ति है तो पहले आरएसएस बताए कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करता। वो कोई रजिस्टर्ड एंटिटी तो नहीं है ना कि उसके ऊपर कुछ कह दिया जाए तो उसे दुख होना चाहिए या उसे कुछ बुरा लगना चाहिए। वो तो कहता है कि हम सैकड़ों सालों से, लगभग 100 साल पूरे हो गए, वो एक सांस्कृतिक संगठन है। और सांस्कृतिक संगठन में इतना भी विवेक नहीं है, इतनी भी सहिष्णुता नहीं है कि वो एक बेसिक कॉमेडी को समझ सके, एक बेसिक सटायर को समझ सके। और कुणाल कामरा और टेक्निकलिटी में जाएंगे, मतलब मैं नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस देश के बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी कानून का जानकार बना दिया है कि किस तरीके वो जब कानून का दुरुपयोग करते हैं तो सिटीजन को वकील ना होते हुए भी कानून की बारीकियों को समझना पड़ता है, क्योंकि इनसे लड़ना है। तो कुणाल का अगर टेक्निकली आप इसे कोर्ट में ले जाते हैं तो कोर्ट तो कहेगा ये पीएसएस लिखा हुआ है, आरएसएस तो किसी एंगल से वो दिख नहीं रहा है। तो ये, और पिछली बार जो कुणाल कामरा के का जो परफॉर्मेंस मुंबई में हुआ था, हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई थी, और जो तोड़फोड़ करने वाला लड़का था, राहुल कनाल नाम है जिसका, और मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उसके ऊपर किस तरीके से जांच चल रही थी। फिर वो शिंदे के पास चला जाता है और उसके बाद शिंदे के पास नाम करने के लिए वो स्टूडियो में जाके तोड़फोड़ करता है। आप अगर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो डेमोक्रेसी में एक तरीका है। आपको आपत्ति, और मुझे इस बात से भी आपत्ति है कि हर बात के लिए स्टेट को क्यों इन्वॉल्व करना। मैंने अगर किसी को मानहानि की है या मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया है तो ये उस व्यक्ति और मेरे बीच का मसला है, ये एक सिविल मैटर है। सरकार इसको क्रिमिनल मैटर क्यों बनाना चाहती है? और ये स्टेट की कब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हर आदमी की भावनाओं को, कल मैं कह दूं समोसे में मेरी आस्था है तो कल समोसा खाने वालों पर तो मुकदमा हो जाना चाहिए? ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बेसिक तरीका होता है डेमोक्रेसी में। और आप दुनिया भर में देश हैं जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और हम तो सिर्फ भाषणों में कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और मोदी जी भी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई ऑलवेज से कि इंडिया इज एन। तो अभी जिस दिन ये ध्वजारोहण वाली सेरेमनी थी अयोध्या में, उस दिन भी उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आई ऑलवेज से दिस कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी विद अ मिसकैरेज। जी। तो ये ऐसा ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता। डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स के लिए होता है। इफ आई डोंट फील दैट दिस कंट्री बिलोंग्स टू मी, देन देर इज अ बिग प्रॉब्लम। और ये बात इन लोग समझते क्यों नहीं? और आप इतना डर का माहौल बना देंगे। मेरे बहुत सारे फिल्म मेकर्स फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि हम स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं, हमें ये सोचना है कि पहले हमें क्या नहीं लिखना है। आप समझिए क्रिएटिविटी भी कितना बड़ा हमला है कि आपको ये पहले ही बता दिया गया कि आपको क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो बहुत सारे देशों में हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट वहां से माइग्रेट कर गए, इवेंचुअली इंडिया में भी वही होगा। आप किसी भी देश को कमजोर करना है तो उसके कल्चर को, उसके आर्ट को, उसकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दीजिए।
तो मुझे लगता है करंट रेजिम वही करने का काम कर रही है। और आई डोंट टेक शिवसेना वेरी सीरियसली बिकॉज उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई महाराष्ट्र का विकास की बात नहीं है। 2-2 लाख करोड़ की परियोजना गुजरात शिफ्ट कर दी जाती है, लेकिन शिंदे जी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आरएसएस पर एक जोक हो जाए या उनका कोई मजाक बना दे तो वो गुंडे भेज देते हैं। आई डोंट कंसिडर एक नाथ शिंदे एज अ विजनरी लीडर। सिर्फ पावर हंगर है, आप करते रहिए, समय बदलेगा। पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि सत्ता का स्वरूप सेम होता है चाहे कोई भी आ जाए। तो जो भी भविष्य में आने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो ये कर रहे हैं, आप बदला लेने की भावना से मत करिए कि हम आएंगे तो हम भी ये करेंगे। अगर यही करेंगे तो वो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और फिर हम उस बात को नहीं कह पाएंगे जिस काम के लिए नेहरू, गांधी, अंबेडकर, पटेल, सरदार भगत सिंह लोगों ने कुर्बानी दी, वो तो व्यर्थ हो जाएगा। जी, अब मैं प्रशांत के पास आती हूँ कि प्रशांत, जो एक युग हम देख रहे हैं इस समय, जैसे कुणाल कामरा की कॉमेडीज लोग एंजॉय करते हैं, उनके सटायर्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं या जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये सटायर पसंद ही नहीं है, कॉमेडी पसंद ही नहीं है। क्या कॉमेडी का दौर मोदी जी और आरएसएस मिलकर खत्म कर पाएंगे क्या? और कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस क्या बस इसी तरीके से सोशल मीडिया पर ही रहेंगे, लेकिन समाज में उनका एक्सेप्टेंस मुश्किल होगा, उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें, क्योंकि सत्ता हमारे साथ नहीं है। और जैसा आपने कहा कि फिल्म मेकर्स फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के पहले 10 बार सोचते हैं, तो एक तरीके से क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया है। और क्या कॉमेडी और सटायर का युग मोदी काल में और आरएसएस के युग में बिल्कुल भी संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल खत्म तो कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इनसे बड़े-बड़े डिक्टेटर्स आए होंगे इतिहास में जिन्होंने खत्म करने की कोशिश की होगी, लेकिन वो संभव नहीं है। हाँ, एक फैड है, ये 11-12 साल से आर्टिस्टों के लिए खास तौर पर है। आप देखिए बहुत सारे ये जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो कामरा हो, चाहे वो अच्छी जो कॉमेडी करते हैं, चाहे संजय राजौरा हो, ये सारे लोग जो कॉमेडी कर रहे हैं, ये देश के बाहर ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर वो स्पेस नहीं है। और बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली के सीएम का एक स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का कोई इवेंट था, उसमें उनसे पूछा गया कि वो आएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने रिस्क पर आना चाहिए। मतलब आप एक चुनी हुई सरकार की मुखिया होने के बाद आप इस तरीके की भाषा बोल रही हैं कि उन्हें अपने रिस्क पर आना चाहिए। और जाहिर सी बात है, आज दिल्ली के जो 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन है वो रिस्क पर ही है। आप सांस कहाँ ले पा रहे हैं? आप तो आप एक तरीके से रिस्क पे। और मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी हो या कोई भी डिक्टेटर हो, कभी भी उसने आर्ट को या फिर क्रिएटिविटी को खत्म करने की कोशिश नहीं कर पाया है। उसने जरूर प्रयास किया है। और नरेंद्र मोदी जी तो खुद कॉमेडी करते हैं। मतलब आप सोचिए, दुनिया बोलती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से सब ये सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं हमारे पास एआई भी है और हमारे पास आई भी है। मतलब आप नहीं कॉमेडी कर रहे हैं तो कौन कॉमेडी कर रहा है? आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते रहे हैं कि रडार आ जाता है, मैंने 89 में कैमरा इस्तेमाल कर लिया था, मैंने ईमेल बनने से पहले ईमेल भेज लिया था। ये भी तो सब कॉमेडी है। क्या देश की 150 करोड़ जनसंख्या उस पर उनकी भावनाएं आहत हो गई? क्या हमारा प्रधानमंत्री जोक मार रहा है? और आज भी वो जोक ही मारते हैं। मैंने उनको कभी भी कोई सीरियस बात करते हुए नहीं देखा है। उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी भी एक जोक है। अब चाइना ने कल फिर एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अरुणाचल हमारा नहीं है, अरुणाचल चाइना का है। लेकिन भैया आपको तो शी जिनपिंग के साथ फोटो खिंचानी है, आप तो खुद जोक बना रहे हो। मेरा कहना है कि जब सरकार मिलकर 150 करोड़ लोगों के जोक बनाने लगे तो 150 करोड़ लोगों को उठ खड़ा होकर सरकार का जोक बनाना चाहिए। और ये बहुत हेल्दी चीज है डेमोक्रेसी में। आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी दुनिया के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे लिए है। और अगर लेकिन मेरे देश का बीजेपी और खासकर मोदी जी, शाह साहब और आरएसएस को कौन समझाएगा, या कोई समझाने की किसी में ऑडेसिटी है कि देखिए ये कॉमेडी और ये सटायर आपके लिए हेल्दी होगा, आपके लिए ये करेक्टिव स्टेप्स हैं, आप जहां गलती कर रहे हो आप उन गलतियों को करने से बच सकते हो। आज ऐसे एडवाइजर्स क्या है नहीं लोगों को बोलने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे, वो भी तो कितने एक टॉलरेंट प्राइम मिनिस्टर थे, और वो तो खुद कविता लिखते थे, जोक्स और सटायर्स की बात करते थे। आज मोदी जी वो कर ही नहीं पा रहे, इतना मुश्किल क्यों है उनके लिए? प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी जी अपने पास ना चमचों को रखते हैं, एडवाइजर्स नहीं है। एडवाइजर्स और चमचों में बहुत अंतर होता है। चमचे का काम होता है दिन भर ये बोलना कि सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं। और एडवाइजर्स का काम होता है उन्हें सही एडवाइस देना। और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कहूंगा कि उन्हें इतना क्लियर मैंडेट 3 बार मिला है। मतलब 2 बार पूरा मैंडेट मिला और एक बार ये हंग मैंडेट था, लेकिन उन्होंने सरकार बना ली है। उनके पास मौका था एक नजीर पेश करने का।
एक आइडियल डेमोक्रेसी बनाने का, जो भी उन्होंने पाप किए थे अपने भविष्य पास्ट में, उस पाप को एक तरीके से उसको ओवरशैडो करने का मौका था। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया 12 साल में। और देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं। मनमोहन सिंह जी के ऊपर अभी भी ये लोग मज़ाक उड़ाते हैं, पर मनमोहन सिंह जी पढ़े-लिखों के नेता थे और उनकी दोस्ती भी पढ़े-लिखों से थी। इसके लिए हिस्ट्री विल बी ऑलवेज काइंडर टुवर्ड्स मनमोहन सिंह। पर नरेंद्र मोदी जी ने जाहिलों से दोस्ती की है। वो इस बात को जानते नहीं कि जिस दिन से कुर्सी से उतरेंगे, इस देश का लिबरल उठ खड़ा होगा और पेन और किताब पेज निकाल कर आपके ऊपर 500 किताबें लिखेगा, जो आने वाले 500 साल की जो जनसंख्या है उसको बताता रहेगा कि आपने क्या-क्या पाप किए थे।